हेलो दोस्तों, द्रोणवाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक संविधान का भाग 1 और राज्य पुनर्गठन आयोग को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट लास्ट वीडियो में 22 भाग और 12 अनुसूचियों के बारे में जाने थे, आज हम पहले भाग को क्लियर करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। भाग 1। पहले भाग में 4 अनुच्छेद हैं। 1 से 4 अनुच्छेद तक पहले भाग में हैं और पहले भाग का नाम क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो स्टूडेंट हम चारों अनुच्छेदों को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। अनुच्छेद 1 में क्या है? इंडिया ऑब्लिक भारत राज्यों का संघ है। जी हाँ दोस्तों, हमारे संविधान में हमारे देश के 2 ही नाम हैं, इंडिया और भारत। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे संविधान में हमारे देश के कौन कौन से नाम हैं, तो इंडिया और भारत ही हैं। हिंदुस्तान, आर्यावर्त ये कोई नाम नहीं है। हमारे संविधान में सिर्फ 2 ही नाम हैं, इंडिया और भारत। तो हमारा जो इंडिया या भारत है ये क्या है? ये राज्यों का संघ है। और ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 1 में बताया गया है। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया राज्यों का क्या है? ऑप्शन दिए रहते हैं, संघ है, समूह है, या इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो संघ पे हम टिक करते हैं। तो जो इंडिया या भारत है वो क्या है? वो राज्यों का संघ है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिला के एक इंडिया या भारत नाम का संघ बना हुआ है। अनुच्छेद 2 समझते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना बाहर से। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या है? तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है? इसके मतलब को हम समझते हैं। नए राज्यों का प्रवेश अर्थात हमारा जो संघ है, संघ का मतलब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें कोई एक नया राज्य जोड़ेंगे तो किस अनुच्छेद के तहत जोड़ेंगे? अनुच्छेद 2 के तहत जोड़ेंगे। हम कहीं बाहर से अगर कोई नया राज्य जोड़ते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत जोड़ते हैं। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है और ये हमारा भारत है और इधर दूसरा कोई देश है। तो हमारे भारत ने किसी दूसरे देश को मान लीजिए इतना भाग जीत लिया। अब इतना भाग जब भारत ने जीत लिया तो इतने भाग को जब अपने देश में मिलाएंगे तो इसको एक नया राज्य बनाएंगे। तो ये जो राज्य बनाया है नया, ये राज्य कहाँ से बनाया है? ये राज्य हमने भारत के क्षेत्र से बाहर से अर्जित किया है। उसको हमने एक नया राज्य बनाया है, उसको हमने अपना एक नया राज्य बनाया है। ये पावर हमें किसने दी है? ये पावर अनुच्छेद 2 ने दी है। अपने इस भारत के बाहर से कोई ज़मीन जीतते हैं, उसको भारत में नया राज्य बनाते हैं, तो उसको हम किसके तहत बनाते हैं? अनुच्छेद 2 के तहत बनाते हैं। स्टूडेंट अनुच्छेद 3 समझते हैं। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण अंदर से। जैसे स्टूडेंट हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत के अंदर जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम में अगर परिवर्तन करना होगा तो अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन करना होगा तो हम अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। मान लीजिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा काट के किसी दूसरे राज्य में मिलाना है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये पावर हमें किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ये अनुच्छेद 3 के तहत प्राप्त है। या नए राज्य का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, नए राज्य का निर्माण करना है अंदर से तो भी अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। तो स्टूडेंट अनुच्छेद 2 को एक बार फिर से समझते हैं। अगर नए राज्य का निर्माण करना होता है बाहर से, अर्थात बाहर से कोई जमीन अर्जित की होती है, उसका नया प्रदेश बनाते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत बनाते हैं। और अपने अंदर से ही किसी राज्य को काट कर दूसरा राज्य बनाते हैं तो अनुच्छेद 3 के तहत बनाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश को काट के तेलंगाना बनाया गया था, तो भारत के अंदर के ही राज्य को काटा गया था और भारत के अंदर के राज्य को काट के दूसरा राज्य बनाया गया था। भारत के अंदर के किसी राज्य को काट के दूसरा राज्य बनाया जाए तो अनुच्छेद 3 के तहत बनाते हैं। और बाहर से कोई जमीन अर्जित कर ली हो और उसका राज्य बनाते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत बनाते हैं। आई होप स्टूडेंट अनुच्छेद 2 और 3 अच्छे से समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुच्छेद 4 को समझते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो स्टूडेंट जो अनुच्छेद 2 के तहत और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी कार्य किए जाते हैं उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, अर्थात उनको अनुच्छेद 368 के तहत नहीं रखते। तो इनको हम संविधान संशोधन नहीं कहते हैं, इनको हम
साधारण विधेयक में रखते हैं। अब स्टूडेंट ये समझते हैं कि जो नया राज्य हम भारत से मिलाएंगे या अपने देश के अंदर किसी राज्य का विभाजन करेंगे, ये शक्ति किसको प्राप्त है? तो स्टूडेंट ये शक्ति संसद को प्राप्त है। जैसे भारत के बाहर से किसी जमीन के टुकड़े को अर्जित करके भारत में राज्य बनाएंगे, तो भारत की संसद में साधारण विधेयक पेश होगा, लोकसभा राज्यसभा में साधारण विधेयक से प्रस्ताव पास होगा और उसके बाद में उस राज्य को भारत का राज्य मान लिया जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट भारत के अंदर किसी राज्य के नाम का परिवर्तन करना है या क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है या भारत के अंदर किसी राज्य के 2 भाग करने हैं, तो संसद इस कार्य को करती है। संसद के दोनों सदनों में विधेयक साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास होता है और उस राज्य के नाम में परिवर्तन या क्षेत्रफल में परिवर्तन या उस राज्य का विभाजन कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट अनुच्छेद 4 को अगर गणित की भाषा में समझें तो अनुच्छेद 2 and 3 इज नॉट इक्वल टू 368। तो जैसा कि स्टूडेंट हमारे संविधान में जो संशोधन होते हैं, अभी तक 104 संशोधन हो चुके हैं। अगर अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई भी कार्य होता है उसको हम संविधान संशोधन नहीं मानते हैं, उसको हम साधारण विधेयक से पास करवाते हैं। तो स्टूडेंट यही 4 अनुच्छेद भाग 1 में दिए हुए हैं और हमने चारों अनुच्छेदों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो स्टूडेंट यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम राज्य पुनर्गठन आयोग को भी अच्छे से समझेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग को अच्छे से पढ़ने के बाद में हम भाग 2 पर आएंगे, जहाँ पर हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात 565 देशी रियासतों में से ज़्यादातर भारत में शामिल हो गईं। स्टूडेंट जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उस समय स्टूडेंट जो भारत था वो 3 भागों में बटा हुआ था। एक ऐसे राज्य थे जिनमें सीधे अंग्रेज़ों का शासन था, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, उन पर भी अंग्रेज़ों का शासन था और 565 देशी रियासतें थीं। उन देशी रियासतों राजा महाराजाओं का अधिकार था। तो स्टूडेंट जब देश आज़ाद हुआ और देश के 2 टुकड़े हुए, उस समय देशी रियासतों से कहा गया जिसको भारत में मिलना है वो भारत में मिल जाओ, जिसको पाकिस्तान में मिलना है वो पाकिस्तान में जाके मिल सकती है। तो स्टूडेंट इनमें से 500 से ज़्यादा रियासतें भारत में मिल गई थीं, कुछ रियासतें पाकिस्तान में जाके मिल गई थीं। 3 रियासतों ने भारत में मिलने पर मना कर दिया, पटेल ने निम्न माध्यमों से मिलाया। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं हम, 3 रियासतें ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने भारत में मिलने पर मना कर दिया था। तो स्टूडेंट जो 3 रियासतें थीं जो भारत में मिलने पर मना कर रही थीं, हैदराबाद रियासत थी, जूनागढ़ थी, एक जम्मू कश्मीर थी। इन तीनों रियासतों ने भारत में मिलने से स्पष्ट मना कर दिया था, लेकिन भारतीय नेता थे वो इन रियासतों को भारत में मिलाना चाहते थे। हैदराबाद और जूनागढ़ रियासत तो ऐसी थी ये भारत के बीच में थी, इसलिए हैदराबाद और जूनागढ़ को तो भारत के नेता 100% भारत में मिलाना चाहते थे। तो हैदराबाद रियासत से जब कहा कि हैदराबाद को भारत में मिलाओ, तो यहाँ के राजा ने साफ स्पष्ट मना कर दिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना की कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया। और कब मिलाया? 1948 में मिलाया। और स्टूडेंट सेना की इस कार्रवाई को क्या कहा गया? ऑपरेशन पोलो कहा गया था। जूनागढ़ जो रियासत थी, ये जूनागढ़ रियासत गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ती थी। इस जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था, अर्थात वहाँ की जनता के द्वारा वोटिंग करवाई गई थी और वहाँ की जनता ने भारत के पक्ष में वोट किया, इसलिए जूनागढ़ रियासत को भारत में मिला लिया गया था जनमत संग्रह के आधार पर। ये स्टूडेंट 20 फरवरी 1948 को मिलाई गई थी भारत में। नेक्स्ट स्टूडेंट जम्मू कश्मीर जो रियासत थी ये विलय पत्र द्वारा भारत में मिलाई गई थी। तो इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। जैसे यहाँ के राजा हरिश्चंद्र थे, जब देश का बंटवारा हुआ तो यहाँ के राजा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ना ही तो हम भारत के पक्ष में जाएंगे और ना ही हम पाकिस्तान के पक्ष में जाएंगे, हम स्वतंत्र अपनी रियासत को रखेंगे। इस बात पर पाकिस्तान और भारत दोनों राजी भी हो गए थे, लेकिन जैसे ही दोनों देशों का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को अपने देश में मिलाना चाहा और वहाँ सेना भेज दी, प्रताड़ित किया। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत से कहा कि हम जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में विलय करेंगे। तो भारत ने जम्मू कश्मीर की मदद भी की थी। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने जम्मू कश्मीर पर कुछ अधिकार भारत को दे दिए थे और कुछ अधिकार जम्मू कश्मीर ने अपने पास रखे थे। तो स्टूडेंट इसी को विलय पत्र कहा गया था। तो स्टूडेंट जो 565 रियासतें थीं इनका पूरा मामला क्लियर हो गया था। ज़्यादातर रियासतें भारत में मिल गई थीं, कुछ रियासतें पाकिस्तान में जाके मिली थीं।
इसके बाद स्टूडेंट क्या हुआ कि 1948 का लास्ट समय था। 1948 में दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठी। तो स्टूडेंट जब ये मांग उठी तो सरकार ने इसके बारे में सोचा और सरकार ने 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में, एस के धर एक व्यक्ति थे जो न्यायाधीश रह चुके थे, इनकी अध्यक्षता में एक धर आयोग बनाया और इस धर आयोग से कहा कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करिए और हमें सौंपिए। तो स्टूडेंट जो धर आयोग है, धर आयोग ने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के बारे में पूरा स्टडी किया, पूरा अध्ययन किया और उसके बाद में सरकार को रिपोर्ट सौंपी। और सरकार को जब रिपोर्ट सौंपी तो उसमें क्या कहा, उसमें कहा गया कि राज्यों को भाषा के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, राज्यों को प्रशासन के आधार पर बनाया जाना चाहिए। ये बात कही जिसने भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए साफ इनकार किया, जबकि प्रशासनिक आधार पर राज्यों को बनाने की सिफारिश की। जी हाँ दोस्तों, जो धर आयोग बना था, इस धर आयोग ने सिफारिश किसकी की, इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बनाना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर बनाना चाहिए। अर्थात प्रशासन ठीक तरीके से कैसे हो सकता है, इसके आधार पर राज्य को बनाया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट सरकार ने साफ मना कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट क्या हुआ, दक्षिण भारत में जो भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग की जा रही थी वो और ज़्यादा उग्र हो गई। इस उग्र मांग को देखते हुए क्या हुआ, 1948 में ही स्टूडेंट दिसंबर के लास्ट में 1948 में एक समिति बनी जिसको जेवीपी समिति कहा गया। जेवीपी समिति क्यों कहा गया, क्योंकि स्टूडेंट जे से जवाहर, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया, अर्थात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इन 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। उस समिति को जेवीपी नाम दिया गया और ये समिति 1948 में बनाई थी। तो स्टूडेंट इस समिति ने भी अध्ययन किया और इस समिति ने अध्ययन करने के बाद में 1949 में रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में क्या कहा गया, इस समिति ने भी साफ मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकते, प्रशासनिक आधार पर राज्य बनेंगे। जब स्टूडेंट 1949 में जेवीपी समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों का बनने के लिए मना कर दिया, उसके बाद स्टूडेंट जो उग्र आंदोलन चल रहा था वो और ज़्यादा उग्र हो गया। और स्टूडेंट दक्षिण भारत के एक व्यक्ति थे पोटे श्री रामुल्लू, इन्होंने क्या किया, 1952 में ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। और स्टूडेंट जब ये भूख हड़ताल पर बैठे तो 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो सरकार को लगा कि मामला ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा तूल पकड़ सकता है। इसलिए सरकार ने क्या किया, 1 अक्टूबर 1953 को भारत सरकार ने तेलुगु भाषा के आधार पर तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। स्टूडेंट तमिलनाडु का नाम उस समय मद्रास हुआ करता था और मद्रास बहुत बड़ा राज्य होता था, उसमें तमिल भाषा भी बोली जाती थी और तेलुगु भाषा भी बोली जाती थी। तो तेलुगु भाषा को जो बोलने वाले लोग थे वो स्टूडेंट मद्रास से अलग होना चाहते थे और वो अपना एक राज्य बनाना चाहते थे। इसी राज्य की डिमांड को लेके पोटे श्री रामुल्लू की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए भारत सरकार ने 1953 में आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से अलग कर दिया था। और किस भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर। और उसके बाद स्टूडेंट क्या किया, 1953 में ही सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया। उस आयोग से कहा कि एक बार फिर से रिव्यू कीजिए, एक बार फिर से स्टडी कीजिए और बताइए कि भाषा के आधार पर राज्यों का बनाना उचित रहेगा। तो स्टूडेंट जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में, वो फजल अली की अध्यक्षता में बना था। अर्थात 3 सदस्यीय आयोग था, इसमें अध्यक्ष फजल अली थे और जो 2 सदस्य थे उनमें से एक सदस्य KM पड़ेक्कर थे और दूसरे सदस्य HN कुंजरू थे, जिनको हृदयनाथ कुंजरू भी कहा जाता था। तो स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था। ये कितने सदस्यीय था, तो ये 3 सदस्यीय था। इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे और बाकी के 2 सदस्य कौन थे, तो KM पड़ेक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। तो स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है, एक बार फिर से अच्छे समझते हैं। भाषा के आधार पर जब दक्षिण भारत में उग्र प्रदर्शन हो रहा था तो सबसे पहले 1948 में धर आयोग बना और धर आयोग ने साफ मना कर दिया, कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकते, प्रशासनिक आधार पर बनेंगे। इसके बाद स्टूडेंट जब जो मांग चल रही थी वो और ज़्यादा उग्र हुई तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों व्यक्तियों की अध्यक्षता में एक जेवीपी समिति बनी
और जेबीवी समिति ने भी 1949 में जो रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकते, प्रशासनिक आधार पर राज्य बनेंगे। इसके बाद स्टूडेंट जो मांग चल रही थी वो बहुत ज़्यादा जब उग्र हो गई, लोग भूख हड़ताल करने लगे, धरना प्रदर्शन पर बैठने लगे। उसी दौरान स्टूडेंट 1952 में पोटे श्रीरामुलु नाम के व्यक्ति की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। और उस मृत्यु के बाद सरकार घबरा गई और सरकार ने क्या किया, 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। स्टूडेंट इसके बाद क्या किया कि एक समिति का गठन किया, उस समिति का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की, वो स्टूडेंट रिपोर्ट पेश की थी 30 दिसंबर 1955 को। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंपी। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी थी, उस रिपोर्ट में क्या कहा, उस रिपोर्ट में स्टूडेंट भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना स्वीकार किया गया। और जो राज्य ABCD वर्गों में बटे थे, उन ABCD वर्गों में राज्य जो बटे थे उनको समाप्त करने की भी सिफारिश की गई। तो स्टूडेंट उस रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ, रिपोर्ट के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और स्टूडेंट क्या हुआ, और ABCD वर्गों में बटे राज्यों को समाप्त करने की भी सिफारिश की गई। तभी 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ABCD वर्गों में बटे राज्यों को समाप्त किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट के बाद में 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और स्टूडेंट उस समय जो राज्य थे वो ABCD वर्गों में बटे थे, अर्थात A वर्ग में 5-6 राज्य रखे थे, B वर्ग में 2-3 राज्य थे, C वर्ग में 2-3 राज्य थे और D वर्ग में 1-2 राज्य थे। तो इस तरीके से ABCD वर्गों में बटे थे। तो स्टूडेंट जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जाए, ABCD वर्गों में जो राज्य बटे हैं इनको समाप्त किया जाए। तो स्टूडेंट जो ABCD वर्गों में राज्य बटे हुए थे, इसको 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत समाप्त कर दिया गया था। 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर बनने वाला पहला मान्यता प्राप्त राज्य आंध्र प्रदेश था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था और उस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट सौंपी थी और ये स्वीकार किया था कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनना चाहिए। स्टूडेंट आंध्र प्रदेश को 1953 में ही बना दिया था, लेकिन भाषा के आधार पर बना तो दिया था लेकिन मान्यता नहीं दी थी। मान्यता स्टूडेंट आंध्र प्रदेश को कब दी थी, 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर कब बना था, तो 1953 ऑप्शन में रहे तो 1953 को टिक करना है, 1953 नहीं रहे तो 1956 को टिक करना है। तो स्टूडेंट उस समय जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उसके बारे में हम समझते हैं। जो 14 राज्य थे वो कौन कौन से थे, आंध्र प्रदेश बना था नया राज्य, आसाम था, बिहार था, बम्बई। जी हाँ दोस्तों, पहले बम्बई नाम से राज्य था और इस बम्बई राज्य में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों इंक्लूड थे। महाराष्ट्र गुजरात को बम्बई के नाम से जानते थे। जम्मू कश्मीर था, केरल था, मध्य प्रदेश था, मद्रास था। मद्रास को ई स्टूडेंट बाद में तमिलनाडु कहा गया। इसके बाद मैसूर था, मैसूर को बाद में कर्नाटक कहा गया। इसके बाद स्टूडेंट उड़ीसा था, पंजाब था, राजस्थान था, उत्तर प्रदेश था, पश्चिम बंगाल था। तो ये 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे उसके बारे में समझते हैं। 6 राज्य 14 थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अंडमान निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट ये 6 राज्य संघ शासित प्रदेश थे और 14 राज्य अभी हम आपको बताए थे। स्टूडेंट क्या होगा आगे चल के, इनमें से मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल ये पूर्ण राज्य बन जाएंगे और इनमें संघ शासित प्रदेश में आके दूसरे राज्य जुड़ जाएंगे। तो स्टूडेंट कौन से संघ शासित प्रदेश कब बना इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले दादर नगर हवेली को समझते हैं। दादर नगर हवेली जो स्टूडेंट था, दादर नगर हवेली पुर्तगालियों के अंडर में था। जैसा कि स्टूडेंट हमारा देश 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, तो अंग्रेज़ तो देश को छोड़ के चले गए थे, लेकिन पुर्तगालियों का जहाँ जहाँ अधिकार था पुर्तगाली नहीं गए थे। तो स्टूडेंट 1954 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया था दादर नगर हवेली। तो जब 1954 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया और 1954 के बाद में 1961 में 10वां संविधान संशोधन करके दादर नगर हवेली को संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। तो स्टूडेंट 1961 में दादर नगर हवेली संघ शासित प्रदेश बना था और दादर नगर हवेली को पुर्तगालियों से
कब मुक्त कराया था? तो 1954 में मुक्त कराया था। इसके बाद स्टूडेंट गोवा और दमन द्वीप के बारे में समझते हैं। गोवा और दमन द्वीप पर भी पुर्तगालियों का अधिकार था। 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा स्टूडेंट जो पुलिस कार्रवाई की गई थी इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। तो स्टूडेंट पुलिस कार्रवाई के द्वारा पुर्तगालियों से गोवा और दमन द्वीप 1961 में खाली कराया, यानी कि मुक्त कराया। और 1962 में 12वां संविधान संशोधन के तहत गोवा और दमन द्वीप को भारत का संघ शासित प्रदेश बनाया। तो स्टूडेंट दादर नगर हवेली 1961 में संघ शासित प्रदेश बना था, और गोवा जो बना था, और गोवा और दमन द्वीप कब बना था? तो गोवा और दमन द्वीप 12वें संविधान संशोधन के तहत 1962 में भारत के संघ शासित प्रदेश बने थे। स्टूडेंट 1987 में जाके गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और दमन द्वीप को संघ शासित प्रदेश ही रखा जाता है। तो स्टूडेंट इसके बारे में हम अभी और पढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट पुदुचेरी को समझते हैं। पुदुचेरी को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और इस पर किसका अधिकार था? तो पुदुचेरी पे फ्रांस का अधिकार था, और स्टूडेंट फ्रांसीसियों से पुदुचेरी को 1954 में छीना गया था। स्टूडेंट पुदुचेरी को 1954 में जब छीना गया उस समय पुदुचेरी 4 जिलों में बटा था, यानम, पुदुचेरी, कराईकल, माहे, और पुदुचेरी आज तक इन्हीं 4 जिलों में बटा हुआ है। स्टूडेंट जो पुदुचेरी का यानम जिला था ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पुदुचेरी और कराईकल जिला जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है, और माहे जिला जो है वो केरल में पड़ता है। स्टूडेंट इन 4 जिलों को मिला के 14वां संविधान संशोधन के तहत 1962 में संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। तो जैसा कि स्टूडेंट दादर नगर हवेली को 10वां संविधान संशोधन करके, गोवा और दमन द्वीप को 12वां संविधान संशोधन करके संघ शासित प्रदेश बनाया गया था, और पुदुचेरी को 14वां संविधान संशोधन करके 1962 में संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद स्टूडेंट राज्यों के क्रम को समझते हैं और संघ शासित प्रदेश को समझते हैं। कौन सा संघ शासित प्रदेश कब बना और कौन सा राज्य कब बना। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद में 14 राज्य बन गए थे, और जो 14वां राज्य बना था वो स्टूडेंट तमिलनाडु से काट के आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर। इसके बाद स्टूडेंट क्या हुआ कि बॉम्बे नाम का जो राज्य था उस बॉम्बे नाम के राज्य में 2 भाषाओं के लोग रहते थे, एक मराठी और एक गुजराती। तो स्टूडेंट जब आंध्र प्रदेश भाषा के नाम पे बन गया उसके बाद में गुजराती और मराठियों में विद्रोह शुरू हो गया, और उन्होंने मांग रखी कि मराठी के नाम पे अलग राज्य चाहिए, गुजरातियों ने गुजरातियों के नाम पे गुजरात भाषा के नाम पे अलग राज्य की मांग की। इसके बाद स्टूडेंट क्या हुआ कि 1960 में उस बॉम्बे राज्य के 2 हिस्से किए गए, एक हिस्सा महाराष्ट्र रखा गया और स्टूडेंट दूसरा हिस्सा गुजरात बनाया गया। तो स्टूडेंट जो बॉम्बे था उसका नाम महाराष्ट्र कर दिया गया, और बॉम्बे से एक गुजरात राज्य जो काटा गया वो 15वां राज्य था। 15वां राज्य कब कटा था? 1960 में, और गुजरात नाम से कटा था। तो स्टूडेंट 15वां राज्य कौन सा बना था? गुजरात बना था। इसके बाद स्टूडेंट 16वां राज्य नागालैंड बना था, और ये कब बना था? 1963 में बना था। इसको आसाम से काट के बनाया गया था। 17वां राज्य हरियाणा बना था। तो स्टूडेंट जो हरियाणा राज्य था इसको पंजाब से काट के 1966 में बनाया गया था। 18वां राज्य स्टूडेंट कौन था? तो 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बनाया गया था, और कब बनाया गया था? तो 1971 में। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको अभी बताए थे, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल ये तीनों को शुरुआत में संघ शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन 1971 में आते आते हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसी के तहत स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बन जाता है 1971 में। इसके बाद स्टूडेंट 19वां राज्य कौन सा बना था? तो 19वां राज्य मणिपुर बना था, और ये कब बना था? तो 1972 में बना था। इसके बाद स्टूडेंट 20वां राज्य त्रिपुरा बना था, और ये 1972 में बना था। 21वां राज्य कौन सा बना था? तो 21वां राज्य मेघालय बना था, और ये भी 1972 में बना था। जो सिक्किम था ये स्टूडेंट भारत का हिस्सा नहीं था उस समय तक, ये अलग एक देसी रियासत थी जो भारत के अंडर नहीं थी। यहाँ पर एक राजा था जो सिक्किम पर राज्य करता था। तो स्टूडेंट कुछ परिस्थितियों के अनुसार वहाँ के राजा ने सिक्किम को भारत में अर्ध रूप से मिलाना चाहा, मतलब पूर्ण रूप से नहीं मिलाना चाहा। इसलिए स्टूडेंट क्या किया भारत ने? 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया, अर्थात पूर्ण राज्य नहीं बनाया, सह राज्य बनाया। और स्टूडेंट जब सिक्किम की जनता ने कहा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया जाना चाहिए, तब भारत सरकार ने 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया और सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया।
कौन सा राज्य बना था, ये 22वें नंबर का बना था। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम कौन से नंबर का राज्य बना था, तो 22वें नंबर का बना था। इसके बाद स्टूडेंट जो मिजोरम था, मिजोरम 23वें नंबर का राज्य बना था और कब बना था, तो 1987 में बना था। स्टूडेंट मिजोरम को भी आसाम से काट के बनाया गया था। 24वें नंबर का राज्य अरुणाचल बना था। स्टूडेंट अरुणाचल राज्य को भी आसाम से काट के बनाया गया था 1987 में। इसके बाद स्टूडेंट 25वें नंबर का राज्य गोवा बना था। तो जैसा कि स्टूडेंट सबसे पहले गोवा और दमन द्वीप को मिला के संघ शासित प्रदेश बनाया गया था और 1987 में गोवा को 25वें राज्य के रूप में पूर्ण दर्जा दे दिया गया था और स्टूडेंट इसको 56वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट स्टूडेंट 26वां राज्य कौन सा था, तो 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना था। स्टूडेंट छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये तीनों राज्य 2000 में बनाए गए थे 26, 27, 28वें राज्य के रूप में। तो स्टूडेंट सबसे पहले छत्तीसगढ़ बनाया गया था मध्य प्रदेश से काट के 1 नवंबर 2000 को। इसके बाद स्टूडेंट उत्तराखंड बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से काट के। स्टूडेंट उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था, 2006 में उत्तराखंड किया गया था। इसके बाद स्टूडेंट झारखंड राज्य को बिहार राज्य से काटा गया था 15 नवंबर 2000 को। तो स्टूडेंट इस 2000 में 3 राज्य बनाए गए थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 26, 27, 28 स्टूडेंट ऐसे याद रहेगा 36, 26 यानी कि 26वां जो राज्य था वो छत्तीसगढ़ था, ये मध्य प्रदेश से काटा गया था 1 तारीख, 9 तारीख और 15 तारीख। इसके बाद स्टूडेंट 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से भी काट के एक तेलंगाना राज्य बनाया गया था जो 29वां राज्य था। इस प्रकार स्टूडेंट 29 राज्य भारत में हो गए थे। लेकिन स्टूडेंट 2019 में क्या किया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर उस जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित में बदल दिया गया। इसलिए स्टूडेंट अब जो राज्य हो गए हैं वो फिर से 28 हो गए हैं। नोट में ये बताया गया है जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटने के बाद 28 राज्य शेष है। स्टूडेंट नेक्स्ट संघ शासित प्रदेश समझते हैं। तो जैसा कि अंडमान निकोबार, दिल्ली और लक्षद्वीप ये 3 स्टूडेंट 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ही संघ शासित प्रदेश बना दिए गए थे। इसके बाद स्टूडेंट जो 3 राज्य और थे मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल, इनको स्टूडेंट पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था और बाकी और जो राज्य थे उनको संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। तो स्टूडेंट सबसे पहले दादर नगर हवेली को 1961 में बनाया गया था। दमन द्वीप को स्टूडेंट 1962 में संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। पुद्दुचेरी को 1962 में बनाया गया था। चंडीगढ़ को 1966 में। तो जैसा कि स्टूडेंट पंजाब को 1966 में बांटा गया था और 1966 में ही हरियाणा राज्य बना था, उसी समय स्टूडेंट चंडीगढ़ जो था, चंडीगढ़ पंजाब भी चाह रहा था कि पंजाब में रखा जाए, हरियाणा चाह रहा था कि चंडीगढ़ को हरियाणा में रखा जाए। इसीलिए स्टूडेंट जो चंडीगढ़ था, चंडीगढ़ को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया था और दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ बना दी गई थी। इसके बाद स्टूडेंट क्या हुआ कि 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को काट के 2 संघ शासित प्रदेश बना दिए गए थे, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो स्टूडेंट 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया गया है और स्टूडेंट अब एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। स्टूडेंट 26 जनवरी 2020 को किया गया है। तो पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश फिर से हो गए हैं। तो स्टूडेंट वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें।